हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो कि आरआरबी रेलवे का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर है या ओरिजिनल प्रश्न है। इसे हम सॉल्व करते हैं और विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। अगर कोई साथी जो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, कहा गया है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहला है वास्तविक और बड़ा, दूसरा है वास्तविक और छोटा, तीसरा है आभासी और बड़ा और चौथा है आभासी और छोटा। तो कोई भी प्रतिबिंब हो, जब वह वास्तविक होगा तभी वह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी यानी जो काल्पनिक होगा वह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो इसका उत्तर होगा वो तो ऑप्शन नंबर बी वाला और ए वाला, यानी वास्तविक और छोटा यह भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक और बड़ा यह भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसका उत्तर होगा ए और बी। ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वह सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों प्रयोग किया जाता है। यानी इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यह विकल्प नहीं दिया होता तो सिल्वर ब्रोमाइड मार सकते थे या सिल्वर क्लोराइड मार सकते थे, यानी ये दोनों भी ऑप्शन सही थे अगर यह चौथा ऑप्शन न दिया होता तो, क्योंकि इस दोनों का प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और दूसरा ऑप्शन है एडेड इम्यूनी डिफेंशिएट सिंड्रोम और तीसरा ऑप्शन है एग्रोवेटेड इम्यून डिफेंशिएंट सिंड्रोम और चौथा ऑप्शन है अक्वायर्ड ह्यूमन डिफेंशियेसी सिंड्रोम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह इसका पूर्ण रूप है और यह प्रश्न में पूछा भी गया है, इसे आप याद कर लीजिए, यह सीधा फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व क्या है। तो हमें पहला तत्व बताना है और अंतिम तत्व बताना है। पहले तो यह भी ज्ञात करना है कि जो न्यूलैंड का जो अंतिम तत्व है वह थोरियम है, यानी 56वां तत्व। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूलैंड के पीरियाडिक टेबल में कितने तत्व प्राप्त थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा 56 तत्व प्राप्त थे। और जो पहला तत्व था वह हाइड्रोजन था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने अपने पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में किसका स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे, तो वह हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। क्योंकि जो हाइड्रोजन के होते हैं ये परमाणु भार 3 प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है और हाइड्रोजन 3 होता है। यानी ड्यूटेरियम और टैथेरियम ये 3 प्रकार के हाइड्रोजन जो परमाणु भार के आधार पे होते हैं। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था यानी पीरियाडिक टेबल जो बनाए थे वो परमाणु भार के आधार पे बनाए थे। तो उन्होंने हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान तय नहीं किया था पीरियाडिक टेबल में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूलैंड का नियम जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक मान्य है, तो कैल्शियम तक, यानी 24वां जो तत्व है कैल्शियम, यहीं तक इनके नियम का पालन होता है पीरियाडिक टेबल। इसके आगे इनका नियम फेल हो जाता है। तो यानी
इसका जो प्रश्न है वो तो पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है वह थोरियम है। इसका सही उत्तर है। ये भी याद कर लीजिए, इनका नियम कैल्शियम तक मान्य है। इनका अंतिम तत्व थोरियम है जो कि 56वां है। पहला तत्व हाइड्रोजन है और इन्होंने हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान तय नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है शैवाल और लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ और लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है शैवाल और प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन है जीवाणु और कवक। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जीवाणु और कवक। यही जो है वह पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, क्योंकि यह किसी भी पदार्थ को पहले सड़ाते हैं और उसे सड़ाकर खा जाते हैं, यानी उसे नष्ट कर देते हैं। यानी प्रकृति में स्वच्छ बनाने के लिए किसी भी पदार्थ को पूर्ण रूप से समाप्त यही जीवाणु और कवक करते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षित की जो जिम्मेदारी है वह जीवाणु और कवक पर है, यानी इसका जो चौथा होगा यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बराबर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है दर्पण पर अभिलंब होता है, दूसरा है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, और तीसरा है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो कोई भी दर्पण है, मान लीजिए जैसे हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, यह जो है मुख्य अक्ष है। यही कह रहा है दर्पण पर अभिलंब होता है, यानी दर्पण के यह अभिलंब है। इस प्रकार से देखिए दर्पण के अभिलंब है, यानी पहला तो कथन सत्य है। और दूसरा कह रहा है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह तो गलत है, क्योंकि कोई भी प्रकाश, जैसे हम यहाँ कोई वस्तु रख ले रहे हैं, यहाँ से जब कोई प्रकाश चलेगा तो जो आपतन बिंदु है वह यहाँ पर होगा, और जहाँ से यह वस्तु पर मुख्य अक्ष पर टकराएगी यहाँ से फिर प्रकाश नीचे की तरफ जाएगी। ये जो होगा वह परावर्तक बिंदु होगा, यानी जो मुख्य अक्ष पर होगा वह परावर्तक बिंदु होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि अपवर्तन बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी यह तो गलत हो गया दूसरा। और तीसरा कह रहा है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी ये भी सही है, क्योंकि फोकस यहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, यानी जो यह मुख्य अक्ष है इस पर फोकस कहीं न कहीं स्थित होगा, यानी तीसरा सही है। तो इसका उत्तर होगा पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कशेरुकियों की यकृति कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? पहला है औषधियों और विषों का निराविषीकरण, दूसरा है लिपिड का संश्लेषण, तीसरा है प्रोटीन का संश्लेषण, और चौथा है जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो जो ECR होता है वह औषधि और विषों का निराविषीकरण होता है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है? पहला ऑप्शन है कुंडली, दूसरा है मृदु लोहे का कोर, तीसरा है विभक्त वॉयल, और चौथा है ब्रश। जो धारा की दिशा को उलट देता है तो वो जो रिंग होता है, स्प्लिट रिंग, अगर हमें उसे उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो धारा दूसरे दिशा में चली जाएगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी विभक्त वॉयल। स्प्लिट रिंग को जब हम सीधा घुमाएंगे तो वह सीधा जाएगा, और जब उसे उल्टा कर देंगे तो धारा की दिशा भी उल्टा हो जाएगा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि धारा की प्रवाह की दिशा उलट देता है तो विभक्त वॉयल होता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिलामेंट
बल्ब के फिलामेंट को खाली जगह दिया गया है प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, दूसरा है उच्च धारा, तीसरा है उच्च प्रतिरोधकता और चौथा है उच्च वोल्टेज। तो इसका जो उत्तर होगा वह उच्च प्रतिरोध होगा। जब कोई तार में जब प्रतिरोध होता है तो वह उच्च रहेगा तो वो धारा को रोकेगा, और धारा को रोकेगा तो जलेगा फिलामेंट। वही फिलामेंट जब जलता है तो रोशनी करती है, उसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण नहीं दिखाई देती है? जब कोई प्रकाश का किरण क्षय हो जाता है यानी दिखाई नहीं देता यानी नष्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है वही है इसका सही उत्तर है। प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का क्षय। तब जब वो धुएं भरे कमरे में जाएगा कोई प्रकाश और प्रकीर्णित हो जाएगा यानी क्षय हो जाएगा, तब वो हमें नहीं दिखाई देता है। इसका जो विलयन होता है, जैसे कोलाइडी विलयन होता है, उसमें भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है यानी प्रकाश का क्षय हो जाता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे दूध कोलाइडी विलयन है। इसमें जब आप प्रकाश डालेंगे दूध में तो प्रकाश का क्षय हो जाता है यानी प्रकाश छोटे छोटे टुकड़े में ख़त्म हो जाती है यानी वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। तो उसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो पहला ऑप्शन है पायूरेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूप में रूपांतर। दूसरा है पायूरेट के एथेनॉल के रूप में रूपांतरण। तीसरा है ग्लूकोज के पायूरेट के में रूपांतरण। और चौथा है पायूरेट के CO2 में रूपांतरण। तो हमें कहा गया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता किस में होती है? तो जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ऊष्मा जलेगा या कोई भी पदार्थ है जो जल के ऊर्जा देगा। तो जब कोई ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वह जल के हमें ऊर्जा देता है। ऐसे ऑक्सीजन जलता नहीं, लेकिन जलने में सबसे ज़्यादा सहायक ऑक्सीजन ही होता है। तो जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी यानी कोई पदार्थ जलेगा। अब इसमें जो पहले ऑप्शन दिया गया है कि पायूरेट के CO2 और H2O और ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत ऊर्जा के रूप में होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब जलेगा तभी ऊर्जा हमें मिलेगी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप को निरूपण करता है? तो जो ओम का नियम है वह V बराबर IR होता है, या I बराबर V/R होता है, या R बराबर V/I। यह तीनों फार्मूले न्यूमेरिकल लगाने के लिए याद करने होंगे, और ज़्यादातर यही ओम का नियम जो होता है वह V बराबर IR होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है अंतःसंदयन, और तीसरा ऑप्शन है परासरण, और चौथा ऑप्शन है भस्मीकरण। तो इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 2 यही इसका सही उत्तर है कि अंतःसंदयन होता है वो जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है, और वाष्पोत्सर्जन होता है जब कोई वह मतलब पानी है किसी बर्तन में रखा हो और सूर्य की किरणें के कारण गर्म होकर वाष्पित हो जाती है, यही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन एक सतही घटना है। ये भी पूछा जाता है कि सतही घटना
सतही घटना कौन सी है? तो वाष्पोत्सर्जन एक सतही घटना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे धीमा प्रक्रम कौन है? सबसे धीमा प्रक्रम, जो धीमा प्रक्रम है वो भी वाष्पोत्सर्जन ही है, क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे होता है और यह भी हर एक मतलब क्षेत्रफल भर निर्भर करता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन उसका सही उत्तर होगा कि जो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, टीन और लेड मिश्र धातु का उपयोग करके फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। यह तो सही है। दूसरा कह रहा है कि फ्यूज को विद्युत तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, इसका तो पता नहीं। जो तीसरा कह रहा है कि फ्यूज तार बनाने हेतु चयन पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, नहीं, यह जो गलनांक होता है वह निम्न होता है, क्योंकि जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे यानी वोल्टेज अगर तार में अगर ज़्यादा हुआ तब यह जो फ्यूज है वह गल के विद्युत धारा का विरोध कर देता है, यानी फ्यूज का तार जो है वह जल के ख़त्म हो जाएगा और धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जा पाएगी। यही काम होता है फ्यूज का कि धारा को तोड़ना। तो जब यह उच्च गलनांक होगा तब वो जल्दी वोल्टेज बढ़ाने पर गलेगा ही नहीं, तो फ्यूज ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह 1 और 2 होगा, क्योंकि यह भी सही है कि फ्यूज जो है वो विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। अगर कोई वायर है इस साइड से, उसमें करंट है, यहाँ पर फ्यूज जोड़ा जाता है और उसके बाद यहाँ पर बल्ब हो या फिर कोई भी उपकरण हो उसे जोड़ा जाता है, ताकि अगर वोल्टेज बढ़ भी जाए तो फ्यूज का तार यह गल कर विद्युत धारा को रोक देगा और आपका उपकरण जलने से बच जाएगा। यानी इसका पहला और दूसरा यह सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है यह इसका सही है। पहला समीकरण और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो यक्स यौगिक यक्स क्या है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।